नमस्कार साथियों। सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सच कहा है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से, कैसे बना लेती हो आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ज़िंदगी में यदि सफल होना हो तो हमें बहुत कुछ करना ज़रूरी है, और यदि थोड़ी थोड़ी मेहनत भी साथियों पर करेंगे तो ज़िंदगी में अवश्य सफल हो जाएंगे। हमने महत्वपूर्ण क्लासें अपनी चल ही रही है, जो आरपीएससी और आरएसएस भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न पे वर्तमान में जो आरपीएससी और आरएसएस भी जो एग्ज़ाम ले रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना संपूर्ण क्लासें फुल थ्योरी के साथ में आप तक पहुंचाई जा रही है। तो सभी साथी क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर ले और अवश्य अन्य साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि क्लास का लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक हो। आज अपन देखने वाले हैं मानव भूगोल का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र, उसका पार्ट फर्स्ट अपन देखते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 12 में भी ये टॉपिक है, और अपने लेबर असिस्टेंट में भी है, और फर्स्ट ग्रेड में है ही है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला काम, सभी साथी जो है क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य साथियों को शेयर भी कर देंगे और अन्य साथियों को भी जोड़ेंगे। अपनी खुद की एप्लीकेशन भी है सर्वा क्लासेज के नाम से, और वहाँ पर आपको ये संपूर्ण नोट्स वगैरह है, रिकॉर्डेड क्लासेज है और टेस्ट सीरीज है, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अवश्य अपने चैनल से जुड़ें, सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन से जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मानव भूगोल का क्या अभिप्राय है, भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों के माध्यम से अपन ने पहले देख ली है। तो मानव भूगोल क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी जो है अपनी, उसके संदर्भ में अपन देखते हैं। तो मानव भूगोल बेसिकली अपन कहते हैं इसको ह्यूमन जियोग्राफी जो है, उसके संदर्भ में अपन देखते हैं। इसका प्रारंभ मुख्य रूप से कब से होता है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे मनुष्य आदिम था, तब मनुष्य का रोल जो प्रकृति के साथ में न्यून था। लेकिन जैसे मनुष्य का रोल प्रकृति के साथ में हुआ, मानव का प्रकृति के साथ अन्योन्य संबंध जब स्थापित हो गए, तब ये जाना गया कि इन संबंधों का अध्ययन भी अति महत्वपूर्ण है। तो इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए यूरोप के विभिन्न विद्वानों ने, विशेषकर जो रेटजेल है, उसने सबसे पहला प्रयास किया था कि मानवीय क्रिया प्रकृति के साथ जो हो रही है, उसको क्यों न एक विषय का रूप दे दिया जाए। और रेटजेल का प्रयास सफल भी रहा, और प्रकृति के साथ में मनुष्य की अन्योन्य क्रिया जो है, उसको एक नए विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रेडरिक रेटजेल को जाता है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और उन्हीं के साथ ये एक नवीन विचारधारा जो भूगोल के अंदर आई, जिसका नाम मानव भूगोल। हालांकि फिजिकल जियोग्राफी जो है पहले से चली आ रही है, जिसके प्रणेता जो है विडाल डी लाब्लाश को, कभी कभार ऐसा ही होता है जब हाथ से तीर छूट जाता है। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है फिजिकल जियोग्राफी। हालांकि भूगोल के जो प्रवर्तक है, उनके भूगोल के जो जनक है, वो हिकेटिस को कहा जाता है। वो विस्तार से क्लास मैंने डाल दी है। अपन देखेंगे मानव भूगोल, उसका अर्थ है, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, इसमें क्या क्या है ये देख रहे हैं। सबसे पहले मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने कहा कि इरेटास्थेनीज ने किया था, जो ग्रीक विद्वान था। 276 से 194 ईसा पूर्व उनका जीवन काल है। हालांकि उनसे पहले हिकेटिस हुए थे, हिकेटिस को भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग, यानी भूगोल जो है, भूगोल का जनक तो हिकेटिस को कहा जाता है ना। लेकिन भूगोल शब्द जो है, शब्द की बात आ जाए, तब ये शब्द देने का श्रेय किसको जाता है, इरेटास्थेनीज को जाता है, जो ग्रीक विद्वान थे। जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफो से बना हुआ है, जिसका अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफोज का अर्थ है
टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, अर्थात जियोग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। यह हालांकि पहले मैंने दिया था और पहले बताया भी था आपको, लेकिन अब अपन देखेंगे इसमें कि मुख्य रूप से जो भूगोल जो है उसका उपयोगिता क्या है, किस रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, उसको विस्तार से अपन जानेंगे। फिर अगला बिंदु आता है अपना साथियों इसमें कि एक अध्ययन क्षेत्र में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। हालांकि भूगोल की यदि अपन बात करते हैं साथियों तो हमें पता भी है कि यह समाकलन करता है, यानी सिर्फ भूगोल ये नहीं देखता कि पहाड़ कितने हैं, मैदान कितने प्रदेश में है ना, ऐसा इतना ही नहीं, यानी अन्य विषयों के साथ में को रिलेशन, एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। संश्लेषणात्मक विषय भी है, यानी संश्लेषण करता है, बारीकी से देखता है। दो तरह के प्रश्न आते हैं, कहां, वह, क्या, लेकिन तीसरा प्रश्न भूगोल में आता है क्यों। इसका मतलब भूगोल क्यों का भी उत्तर देता है हमें, है ना। तो समाकलन करता है, इसलिए समाकलन विषय है। आनुभाविक है, क्योंकि भूगोल जो है ना सिर्फ सिद्धांत पर डिपेंड नहीं है, अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है। सिर्फ सिद्धांतों में नहीं चलता, बल्कि अनुभव पर आधारित है। सीधी प्रयोगशाला आपके चारों ओर का वातावरण है और उस वातावरण में यहां खुले में प्रयोग होते हैं। तो मनुष्य भूगोल जो है अनुभव पर आधारित है और यह अनुभव करता है, साथ साथ में खुले वातावरण में प्रयोग भी कर लेता है। समझ रहे बात को, है ना। जैसे कि इसका उपयोग होता है, अपन देखते हैं कि शहरी नियोजन, ग्रामीण नियोजन, मृदा उन्नयन, फसल प्रारूप में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, विभिन्न पहलुओं में इसका बहुत बड़ा रोल है और सब जगह इसका उपयोगिता इसकी है और उसको उपयोग में लिया जाता। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, जल प्रदूषण का नियंत्रण, विभिन्न क्षेत्रों में भूगोल को काम में लिया जाता है। और व्यवहारिक है, दैनिक जीवन में उपयोगिता है ना, दैनिक जीवन में उपयोगिता, क्योंकि बिना भूगोल के मनुष्य की कल्पना अब करना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य आदिम नहीं रहा, मनुष्य सिर्फ आदि पुरुष नहीं रहा है, सिर्फ यायावर घुमक्कड़ नहीं रहा है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में भूगोल की व्यवहारिक उपयोग है इसका। आज अपन प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जलवायु से जुड़े हुए हैं, मौसम मानसून से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण की विभिन्न गैसें से जुड़े हुए हैं, खनिजों से जुड़े हुए हैं, धरातल की चट्टानों से जुड़े, सब जगह से मनुष्य एक प्रकार से कहे तो प्रकृति के साथ में को रिलेटेड है ना। तो अपन कह सकते हैं कि यह समाकलन करता है, विभिन्न विषयों से विभिन्न बातें ग्रहण करता है और उनका आकलन करता है, जो वास्तविकता है अपने तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसका जो प्रयोगशाला है, खुला वातावरण है, तो यह अनुभव पर आधारित है, सिर्फ दृष्टांत पर बात बल नहीं देता, बल्कि वास्तविकता में जाकर के उसका अध्ययन करता है। व्यवहारिक जीवन में इसकी उपयोगिता है, चाहे शहरी नियोजन हो, चाहे अपने कृषि उन्नयन हो, चाहे मृदा उपजाऊपन की बात हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे प्रदूषण नियंत्रण की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। भूगोल किसी घटना या परिघटना का दिक् और काल के संदर्भ में भौगोलिक अध्ययन करता है। दिक् और काल का मतलब है समय के साथ परिवर्तन। यहां मतलब यह हो जाता है कि दिशा, दिक्, दिशा और समय। दिशा का मतलब है कि हमने जैसे वृक्षारोपण किया, अब वृक्षारोपण है, फ्यूचर में वो किस ओर जा रहा है, क्या उससे बेनिफिट हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में वृक्षारोपण कम होगा तो प्राकृतिक दुरुपयोग नुकसान हमें होगा। कई प्रकार से देखें तो दोनों ओर से अध्ययन करता है कि समय के गलियारे के साथ जोड़ करके कि वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है, आगे उसकी क्या उपयोगिता रहेगी। दिक् और काल के संदर्भ में उसका अवबोधन देता है, उसका हमें व्यवहारिक ज्ञान देता है। कौन? भूगोल। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक तो प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण है,
प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण हमारे समक्ष चारों ओर का वातावरण, इसमें गैसेज है, इसमें पृथ्वी है, इसमें चट्टाने हैं, इसमें हवा है, इसमें जल है, इसमें सूर्य तप, सभी आ जाते हैं। और दूसरा है इसके ऊपर पाया जाने वाला जीवन, यानी विशेषकर मनुष्य जीवन, क्योंकि सीधा प्रकृति को प्रभावित करता है मनुष्य, है ना। तो मनुष्य जीवन डायरेक्ट, तो दो अंग हो गए, भौतिक वातावरण, भौतिक पर्यावरण और मनुष्य जीवन। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। तो एक विषय के रूप में भूगोल क्या करता है, पृथ्वी को मनुष्य का घर मानता है, यानी मनुष्य का उद्भव इसी में विकास और इसी में उसका अंत हो जाता है। और जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने घर में छोटे से बड़ा होते होते वृद्ध होकर के यदि जाता है और सभी उसकी क्रियाएं अपने घर से रिलेटेड होती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो है प्रकृति के साथ में संबंध स्थापित किए हुए, इसके साथ में आर्थिक क्रियाएं, इसके साथ में सामाजिक क्रियाएं, अन्योन्य संबंध इसके प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए आगे बढ़ता है और सानिध्य में रहते हुए ही अपना अंत इसी प्रकृति में अपने आप को समाहित कर लेता। तो कहने का तात्पर्य मनुष्य प्रकृति के साथ में अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है और उन सभी तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को पोषित किया है उन सब का अध्ययन करता है। भूगोल में द्वैतवाद का मतलब होता है दोहरी धारणा। हालांकि भूगोल जो है वो द्वैतवाद से परे है, वास्तविक द्वैतवाद भूगोल में नहीं है। कारण है कि एक के बिना दूसरे, जैसे मनुष्य और प्रकृति को यदि अपन समायोजित कर दे तो प्रकृति और मनुष्य दोनों अभिन्न अंग है, एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। समझ रहे बात को, बिना प्रकृति मनुष्य नहीं है और बिना मनुष्य के प्रकृति का कोई अध्ययन नहीं है। जब मनुष्य आदिम यायावर घुमक कर था, उसको नॉलेज नहीं था, तब तक प्रकृति का कौन अध्ययन करता था भाई। तो दोनों भूगोल विषय में दोनों की अनिवार्यता है, दोनों। तो इसमें कहा है द्वैतवाद, दोहरी विचारधारा। तो द्वैतवाद का अर्थात भूगोल में दो तरह की विचारधाराओं का उद्भव हुआ। जैसे एक विषय के रूप में भूगोल को सिद्धांतकार होना चाहिए, या इसका अध्ययन जो है प्रादेशिक क्रमबद्ध होना चाहिए, या विषय वस्तुगत होना चाहिए। तो प्रादेशिक अध्ययन या फिर विषय वस्तुगत, तो अपन यदि प्रादेशिक की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी जो है उसको विभिन्न प्रदेशों में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर प्रत्येक बिंदु के अनुसार होल पृथ्वी को देख करके उसका अध्ययन करें, है ना। यानी प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग बिंदु लें और उसका अध्ययन करें। या क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानते हुए उसमें प्रत्येक बिंदु वाइज अध्ययन करें। तो ये क्या कैसा होना चाहिए, इस तरह की धारणा का प्रादुर्भाव भूगोल में होता है। विज्ञान के प्रतीकों द्वारा प्रकृति जो है उसको प्रतीक दिए गए, रूपक दिए गए। किस तरह के रूपक दिए गए, जैसे प्रकृति का मानवीकरण, ये अपन ये कह सकते हैं, यहां पे प्रकृति का मानवीकरण करने का प्रयास किया गया। मानवीकरण कैसे किया गया, जैसे पृथ्वी का रूप, अब पृथ्वी जो है उसको रूप मनुष्य का होता है ना। रूप तो अपन मनुष्य से संज्ञा देते हैं, है ना। इसका रंग रूप कैसा है ना, सुहाने रूप वाला, सुहानी सूरत वाली है। तूफान की आंख तो जीव की होती है ना, लेकिन फिर तूफान की आंख उसका केंद्र बिंदु जो होता है ना, जिसके अंदर वह हवाएं घूर्णन करती है और वहां से रेन बैंड बाहर निकलते हैं, ये तूफान की आंख होती है ना। तूफान की आंख, नदी का मुख, जिस ओर नदी का प्रवाह है, जिस ओर वो आगे बढ़ रही है, उसको नदी का मुख कहा जाता है। ये मानवीकरण है भाई प्रकृति का ना। हिम नदी की नासिका या फ्रॉथ, जल डमरू मध्य की ग्रीवा, है ना। जल डमरू मध्य की ग्रीवा, जो बीच में संगड़ा स्थल खंड होता है ना, उसको अपन गर्दन कह सकते हैं। और मृदा की परिच्छेदिका, मृदा के अंदर ABC 3 संस्त्र जो पाए जाते हैं, उसके बाद में जनक सेल जो पाई जाती है, तो उसको अपन मृदा की परिच्छेदिका कहते हैं। प्रदेशों, गांवों, नगरों आदि का वर्णन है जीवों के रूप में किया गया है। यानी जो प्रदेश है उसमें पाई जाने वाली प्रमुख सड़कें, संचार के माध्यम, परिवहन के साधन, है ना। जिस प्रकार से कि बॉडी जो होती है उसमें विभिन्न धमनियां जो होती है वो प्रत्येक अंग तक क्या पहुंचाती है, रक्त पहुंचाने का काम करती है। ठीक वैसे ही वो संपूर्ण एक प्रदेश जो होता है उसमें जो संचार
परिवहन के जो माध्यम होते हैं, जो सड़कें होती, जो रेल मार्ग होते हैं, वो संपूर्ण प्रदेश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने काम करते हैं। इस कारण गांव नगर जो है आदि का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया। जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य और देश का वर्णन किस रूप में किया है? जीवित जीव के रूप में। कई बार पूछ लेते हैं कि जर्मन भूगोलवेताओं ने राज्य और देश का वर्णन किस रूप में किया है? जीवित जीव के रूप में उसका वर्णन किया है। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों का जाल का वर्णन प्राय परिसंचरण की धमनियों, जैसे रक्त परिसंचरण होता है बॉडी के अंदर और धमनियों के द्वारा रक्त है बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है, ठीक वैसे ही एक स्टेट के अंदर जो जल मार्ग और रेल मार्ग और सड़कें जो होती है मनुष्य को स्टेट या किसी भी कोने में पहुंचाने का काम करती है, इसलिए उनको परिसंचरण की धमनियां कहा है। ठीक है ना, किसको? सड़क, रेल और परिवहन मार्गों को। भूगोल का अविभाजन दो भागों में हुआ कालांतर में आगे चल करके। एक का नाम भौतिक भूगोल रखा गया, दो पार्ट कर दिए गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 17वीं 18वीं सदी में भूगोल का नया रूप सामने आता है और उसमें प्रकृति के साथ मनुष्य की क्रिया है उसको जोड़ा गया। तो एक तो भौतिक भूगोल हो गया, एक मानव भूगोल हो गया। भौतिक भूगोल के अंदर जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको शामिल किया गया और मानव भूगोल में मनुष्य प्रकृति में रहते हुए जैसे प्रकार के प्रकृति के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है, वो सभी प्रक्रियाएं मानव भूगोल में शामिल कर दी गई। यथा जनसंख्या, यथा अधिवास, यथा आर्थिक क्रियाएं, यथा परिवहन, यथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यथा तो कई तरह की जो क्रियाएं, संपूर्ण सेवाएं जो मनुष्य प्रकृति में रहते हुए जो क्रियाएं करता है वो सभी मानव भूगोल में शामिल कर दी गई। और भौतिक भूगोल में प्राकृतिक जो जितने भी घटनाएं हैं, प्राकृतिक वातावरण है, उसको भौतिक में शामिल कर दिया गया। तो दो प्रकार के बिंदु, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जिसके जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है और मानव भूगोल जिसके जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजियल को इसका प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है ना, इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल जो है, मानवीय क्रियाएं जो है उसको एक भूगोल का स्वरूप देने का प्रयास किया था। किसने? फ्रेडरिक रेडजियल ने, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजियल ने। जब इनका अपन दर्शन पढ़ेंगे विस्तार से, तब इनकी विस्तार से अपन व्याख्या, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, कब उन्होंने मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ करके देखा है ना, आदि आदि सभी पहलुओं पर विस्तार से अपन चर्चा और करेंगे। अब चलते हैं मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी जो है उस पर। 19वीं सदी के पूर्व तक भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था जिसमें भूतल में परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था। तब इसे भौतिक परिवर्तन का जो पर्यावरण है उसका जब तक अध्ययन करते थे तब इसको भूगोल कहते थे। 19वीं सदी से पूर्व है, सिर्फ भूगोल ही था, है ना। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक 1859 में आई, प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन स्पेसीज ऑफ स्पेसीज के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित होती है चार्ल्स डार्विन की, जिसमें जीवों की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या की गई कि जिस तरह का वातावरण है उसी के अकॉर्डिंग उसमें जीव पाए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी। ये डार्विन ने समझा दिया और डार्विन ने जैसे ही सुझाया कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने यह भी कह दिया है कि प्रकृति में वही जीवित बचे जिन्होंने प्राकृतिक परिवर्तन जो है उसको स्वीकार कर लिया या अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। भाई प्रकृति का जैसा वातावरण था उसके अकॉर्डिंग खुद हो गए, वो प्रकृति में अपने आप को बचा पाए, उनकी प्रजाति आगे बढ़ती चली गई। और जिन्होंने प्रकृति का वर्ण नहीं किया और जिन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया, जो प्रकृति से अलग स्वरूप में गए, उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई। ये डार्विन ने सुझा दिया 1859 में अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ ए स्पेसीज। तो उसमें उन्होंने कहा, इसमें व्याख्या बताया गया कि वातावरण में सफल अनुकूलन करने वाले जीव जीवित रहते हैं। बस यही हुआ ना, डार्विन ने कह दिया कि सफल वातावरण के साथ में जिसने अनुकूलन कर लिया, जिसने अडॉप्ट कर लिया वातावरण को, पर्यावरण को, और उसी के अकॉर्डिंग उनका जीवन संभव हुआ। जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया
वो नष्ट हो गए। अनुकूलन होता है अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना। अनुकूलन मेरे हिसाब से मैंने जो डिफाइन किया है, प्रकृति के अनुसार ढल जाना, यही अनुकूलन है। प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढल जाना ही अनुकूलन है। यदि हम प्रकृति के अनुसार ढल गए, जैसे उदाहरण यदि इसका अपन ले, जो एक पेड़ होता है मरुस्थल के अंदर, जैसे खेजड़ी का पेड़ मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, टहनियां होती है, लेकिन इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं, छोटे छोटे पत्ते कांटेदार, और जड़ें जो होती है काफी गहराई तक, लंबी लंबी जड़ें काफी गहराई तक जाती है। साथियों ये क्या है? दिस इज अनुकूलन, मतलब यही अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, यही अनुकूलन है। अब इस खेजड़ी के पेड़ ने सोचा कि बरसात कम होती है जिस भाग में अपन रह रहे हैं, और पानी हमें कम प्राप्त होता है और हमें जीवित रहना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जड़ों को काफी गहराई तक फैलाया कि जाओ पानी लेके आओ, प्यास बुझानी है, अपने आप को जीवित रखना भाई। और पत्तों को कहा कि छोटे हो जाओ, वरना जितना थोड़ा बहुत पानी है वो वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, और जब वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा तो हम बचेंगे कैसे? तो पत्तियों को कैसे कन्वर्ट कर लिया? छोटे और कांटेदार बना लिया। तने की छाल जो है वो कठोर हो गई भाई, चिकनी सपाट नहीं रही। क्यों? ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो, पानी जो है कम से कम बाहर निकले। तो ये खेजड़ी के पेड़ का जो है एडेप्टेशन है, यह अनुकूलन है, और इसने एडजस्टमेंट कर लिया अपने वातावरण के साथ में और अपने आप को बनाए हुए हैं, आज भी जीवित है। जैसे कि ऊंट है ना, और भी कई सारे अनुकूलन है, बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि रेंडियर, ध्रुवीय भालू, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, सफेद बाल होते हैं, है ना, तो ये ध्रुव में उनका एक अनुकूलन है। जैसे एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति ध्रुवीय प्रदेश में, डेनमार्क है, उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है ना, एस्किमो जनजाति जो काफी कठोर वातावरण में -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो रह लेती है, बर्फ के घर बनाती है। अब वो क्या है? अनुकूलन अभी, है ना, दिस इज अनुकूलन, एडेप्टेशन, और अपने आप को बचाए रखने के लिए डार्विन का सिद्धांत यहां काम करता है। शेष प्रजातियां विलुप्त हो जाती है जो प्राकृतिक चयन नहीं करती, वो विलुप्त हो जाती है, यही प्राकृतिक चयन है डार्विन का। डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने भूगोल में मानवीय पक्षों का अध्ययन पर बल दिया। अब डार्विन की इस बात से रेडजेल प्रभावित हुआ और उसने मानवीय पक्ष पर जोर दिया कि भूगोल में मानवीय जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण है। तो अब डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होता है कौन? रेडजेल। और रेडजेल जिनका जन्म 1844 में होता है और यूरोप में इनका जन्म हुआ था, एक नगर था कार्लसू, कार्लसू के अंदर इनका जन्म हुआ, यूरोप के अंदर, है ना। तो यूरोप में कार्लसू के अंदर इसका जन्म होता है। देश था पर्शिया, पर्शिया, है ना, पर्शिया में। तो पर्शिया में इनका जन्म कार्लसू में होता है 1844 में। 1904 में इनकी डेथ हो जाती है। तो रेडजेल ने किसके प्रभाव से प्रभावित होता है? डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होता है। हालांकि आलोचनात्मक व्याख्या की आगे पढ़ेंगे अपन विस्तार से। तो मानवीय पक्ष के अध्ययन पर बल दिया, प्रकृति के साथ ही मनुष्य के जो को रिलेशन है, संबंध है, उस पर रेडजेल ने बल दिया कि इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। यहीं से मानव भूगोल का उद्भव प्रारंभ होता है रेडजेल से। इसी कारण रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं भाई, क्योंकि रेडजेल ने ही सर्वप्रथम यह प्रयास किया था कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उसको प्रकृति के साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए और उसका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है और अभिन्न अंग है ना। इस कारण से उसको, प्रकृति को, मनुष्य की क्रिया जो प्रकृति के साथ में है उसको हमें उसका अध्ययन विस्तार से करना चाहिए। और एक विषय के रूप में मानव भूगोल स्थापित करने का श्रेय तभी रेडजेल, अल्फ्रेड फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मनी में उनका विशेष प्रकार से अनुसंधान रहा था, हालांकि वो पर्शिया के थे, तो
जर्मन भूगोलवेत्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। मानव भूगोल की कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं यहाँ पे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो रेडजेल ने 3 डेफिनेशन अपने एनसीईआरटी बुक 12th के मानव भूगोल के अंदर आती है। तो रेडजेल ने क्या कहा है, रेडजेल ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल, पुस्तक नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। मानव भूगोल में डेफिनेशन दी है, कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बात क्या कही है, मानव भूगोल क्या है, मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन, काफी बारीकी से अध्ययन है ना, संश्लेषण करें, मनुष्य और प्रकृति के साथ में जो रिलेशन है उसका अध्ययन करें, और जिस विषय में यह अध्ययन करते हैं उसी का नाम उसने मानव भूगोल रख दिया। यहां संश्लेषण पर बल दिया गया है, बारीकी से अध्ययन पर बल दिया गया है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल, जो कि रेडजेल की शिष्या थी, एलन चर्चिल सैंपल, ऐसी सैंपल, इसने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का योग है। अब सैंपल जो है उसने क्या कहा है कि मानव भूगोल क्या है कि मनुष्य को चंचल कहा है सैंपल ने। सैंपल का संबंध अमेरिका से था और ये रेडजेल की शिष्या थी, और एक प्रकार से कहे तो निश्चयवादियों में, है ना, निश्चयवादियों में इसका योगदान है। जो शंभवाद है, निश्चयवाद है, नवनिश्चयवाद है, जो निश्चयवादी अवधारणा है, डिटर्मिनिज्म है, उसके अंदर मुख्य रूप से इसका योगदान रहा है। ये रेडजेल की शिष्या थी और निश्चयवाद की ही समर्थक है। तो इसने कहा मानव भूगोल किसे कहेंगे कि मानव भूगोल उस विषय को कहेंगे जिसमें मनुष्य, उसको चंचल कहा है और प्रकृति को परिवर्तनशील कहा है। तो मनुष्य और चंचल मानव और क्रियाशील, या क्रियाशील भी कहा है, क्रियाशील मानव या चंचल मानव और परिवर्तनशील प्रकृति है, उसके बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन जिस विषय में करते हैं, जहां भी करते हैं, उसको उन्होंने, किसने, सैंपल ने मानव भूगोल कहा है। तो यहां इसने एक डेफिनेशन आती है ब्लाश की, सिमिलर सी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ब्लाश की डेफिनेशन में भी। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। बात तो वही आ गई ना, क्या कहा है, तीनों को अलग कैसे करेंगे। तो रेडजेल ने कहा है संश्लेषित अध्ययन, सैंपल ने कहा है कि क्रियाशील मानव या चंचल मानव और परिवर्तनशील पृथ्वी, उसका अध्ययन, और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लाश है, जो संभववाद की देन इन्हीं की है, ये संभववादी थे। तो इन्होंने कहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच या पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का, बात तो वही आ गई ना, क्या ये है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, तो भौतिक नियमों और मनुष्य के बीच में पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान। तो संश्लिष्ट ज्ञान की बात आ जाए तो आपको क्या कर देना है, ब्लाश कर देना है, ठीक ना। तो यह है ब्लाश के अनुसार। अब है जीन ब्रुन्स के अनुसार। जीन ब्रुन्स की परिभाषा है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने क्या कहा है कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और वे इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। बात वही आ गई। ब्रुन्स ने कहा है कि वे सभी दृश्य जो सीन हमारे चारों ओर प्रकृति में नजर आ रहे हैं, जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है, जिसमें मनुष्य का रोल है, जैसे भवन बना हुआ है मनुष्य का रोल है, जिसमें सड़क बनी हुई है मनुष्य का रोल है ना, जो नगर है, शहर है, मनुष्य का रोल है भाई। तो जिसमें मानवीय क्रियाएं परिलक्षित होती है, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है, ये जीन ब्रुन्स ने कहा है।
तो बात तो मनुष्य और प्रकृति के संबंध की आ गई, इसने भी यही कह दिया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार, इन्होंने जलवायु पर काम किया था, हटिंगटन ने, एक जलवायुवेत्ता थे अमेरिकन, तो उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और वितरण का अध्ययन है। तो क्या कहा है हटिंगटन ने कि मानव भूगोल किसे कहेंगे, वातावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो आ गई ना वातावरण की बात, प्रकृति की बात, तो प्रकृति और मानवीय क्रियाओं के गुणों का परस्पर अध्ययन, है ना। तो ये हटिंगटन ने कहा है, तो बात वही होगी, मनुष्य और प्रकृति के साथ में जो कोरिलेशन मनुष्य का प्रकृति के साथ में है, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, हटिंगटन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में आता है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमांजिया। तो डिमांजिया, जिनब्रुन्स, रेडजेल, ये निश्चयवाद के प्रवर्तक है और समर्थक माने जाते हैं। तो मानव भूगोल, डिमांजिया कहता है कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो आ गई मानवीय वर्ग और समाज, ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण दोनों के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। किसने कहा है, डिमांजिया ने। फिर डिकेन और पिट्स के अनुसार तो मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। तो मनुष्य और उसके कार्य, मनुष्य कार्य कहाँ करता है, प्राकृतिक वातावरण में, तो मनुष्य और उसके कार्यों के अनुसार मानव भूगोल को देखा जाता है। बेरोज की परिभाषा है छोटी सी, कि बेरोज ने कहा है, छोटी सी परिभाषा है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है ना। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ह्यूमन जियोग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी। तो इसमें मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यानी मनुष्य का भूगोल यदि अपन देखेंगे तो मनुष्य का प्रकृति के साथ में जो रिलेशन है वही पारिस्थितिकी है, उसका अनुकूलन है ना। तो ये बेरोज ने कहा है, सबसे छोटी परिभाषा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी बेरोज की है। ठीक है, तो ये बेरोज के अनुसार मानव भूगोल की एक परिभाषा है। उसके बाद में आता है कार्ल रिटर की परिभाषा है। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था अर्धकुंडे। अर्धकुंडे में इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि पृथ्वी के विभिन्न भूमि क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों के संदर्भ में किया जाए तो उसको मानव भूगोल कहा जाता है। तो पृथ्वी के विभिन्न भूमि क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन, अलग अलग पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में बांटा जाए और सभी प्रदेशों का अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों के संदर्भ में ये मनुष्य की क्रियाओं को जोड़ करके उसका अध्ययन यदि किया जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। तो ये कार्ल रिटर जो है अमेरिकन थे, इनके अर्धकुंडे के अंदर मुख्य रूप से ये डेफिनेशन है। उसके बाद में आता है मानव भूगोल के विभिन्न संप्रदाय। तो मैंने अभी कहा था कि निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद, है ना, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, तीन वाद यहाँ आते हैं मुख्य रूप से। तो उनकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ के समुदाय किस रूप में है, तो फ्रेंच समुदाय जो है उसमें विडाल डी लाब्लास थे, जिनब्रुन्स थे, अल्बर्ट डिमांजिया, इनका संबंध ये फ्रांसीसी थे। जर्मन संप्रदाय जिसमें रेडजेल, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का संबंध आता है। ब्रिटिश संप्रदाय में मैकिंडर और जो फ्लेवर का संबंध आता है। अमेरिकी संप्रदाय में इसी सैंपल आता है, हटिंगटन, ईसा बोमेन आता है, ग्रिफिथ टेलर आता है और कार्ल शावर आता है। ये अलग अलग संप्रदाय है जिनका संबंध अलग अलग क्षेत्रों से रहा है। ये इनका कईयों का कार्यक्षेत्र है, कईयों का जन्म स्थान भी वही है, कईयों का विशेष शोध क्षेत्र वही है। इस प्रकार से उनको इन संप्रदायों में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं, तो विचारधाराओं की बात अपन विस्तार से करेंगे। अगले कालांश में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वाचिंग सर्वा क्लासेज। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल अपना जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और अन्य साथियों को शेयर भी कर देंगे। सच्ची कहा है, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यदि तबीयत से यदि काम करे, एक इरादे के साथ में, मजबूत इरादे के साथ में काम करेंगे तो अपन सफल अवश्य हो जाएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके काम की भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है, क्योंकि विस्तार से क्लास आ रही है। थैंक यू साथियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में। धन्यवाद।